गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो आ जाता है शुश्रु सूत्र स्थान अध्याय 8, जिसका नाम क्या है शस्त्र अवचरणीय अध्यायनम। इसमें हम लोग क्या है शस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे कि शस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, उसके दोष कितने हैं, उसके गुण कितने और उसके कर्म कितने हैं, और कौन सा शस्त्र किस किस काम के लिए आता है। ठीक है, उसके बारे में क्या है हम लोग डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ब्लू पेन से जो साइड में देख रहे होंगे आप, चैप्टर के बगल में लिखा हुआ है कि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने कितने माने हैं। तो उन्होंने क्या है 20 प्रकार के माने हैं शस्त्र। वाग्भट ने कितने माने हैं, तो वाग्भट ने 26 माने हैं। शस्त्र जो दोष है वो 8 है और जो कर्म है वो कितने हैं 8 है। एक साइड में है शस्त्र व्यापद, वो कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक, वाग्भट के अनुसार शस्त्र कोश, कोश का मतलब होता है कि किसमें शस्त्रों को रखा जाता है, तो वो कितने बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू वाग्भट शस्त्र कोश 9x12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप सीधा श्लोक नंबर क्या है देखो, श्लोक नंबर जो 3 है, 3 में क्या है सिर्फ और सिर्फ जो मंडल आपने कितने बोले हैं अभी, कितने प्रकार के बताए थे सुश्रुत के अकॉर्डिंग, जो 20 प्रकार के हैं उसके नाम बताए हुए हैं और उसको समझने के लिए उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, उसको क्या है जस्ट एक बार आप रीडिंग कर लीजिए। दूसरा, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है फोर्थ पॉइंट में बताया कि कौन सा जो शस्त्र है वो कौन कौन सा कर्म करता है। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट जो बताया वो क्या बताया है, मंडलाग्र और करपत्र, ये जो दोनों है ये किसके लिए आते हैं, छेदन और लेखन गर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि दूसरा मतलब दोनों जो शस्त्र हैं वो दोनों किसके लिए आते हैं, छेदन और लेखन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा वृद्धि पत्र, नख पत्र, मुद्रिका, उत्पल, अर्धधार। ये जो कर्म है, ये जो शस्त्र है ये किस कर्म के लिए आते हैं, तो छेदन और भेदन के लिए। देखो सूची, कुशयंत्र, आटीमुखी, शरीरमुखी, अंतर्मुखी, त्रिकूर्च, ये विश्रावन के लिए। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि सूकी, देखो सूचे सूची आ जाएगा और क से कुशपत्र आ जाएगा। ठीक है ना, तो सूकी आंटी से आटीमुख। ठीक है, के शरीर, ठीक है ना, शरीर हो गया शरीर मुख के अंदर। ठीक है, अंतर्मुख आ गया। 3 प्रकार का विश्रावन होता है, तो त्रिकूर्ची का आ जाएगा, 3 प्रकार का विश्रावन होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, सूखी आंटी के शरीर के अंदर से 3 प्रकार का विश्रावन होता है। तो ऐसे करके आप विश्रावन कर्म याद कर सकते हैं। इसमें कि याद रखना कि जो सूची है वो कहाँ विश्रावन कर्म में आया हुआ है, क्योंकि आगे जाके सूची और भी आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो किसके लिए है, कुष्ठारिका, व्रीहिमुखी और वेतस्पत्र, ये भी किसके लिए है, सूची वेधन कर्म के लिए। देखो इसमें भी सूची आया हुआ है। ठीक है, ये सूची कर्म के लिए आया हुआ है। ठीक है, वहाँ सूचक यंत्र है, यहाँ कर्म है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, बाड़िश और दंत शंकु, ये आहारण कर्म के लिए है। तो देखो बड़े दांत, बाड़िश, ठीक है, आहारण मतलब उसको काटने तोड़ने मतलब खाने के लिए, ऐसा समथिंग ऐसा आप समझ लो। तो आहारण के लिए क्या आ जाएगा, बड़े दांत, तो ब से बाड़िश और द से बड़े दांत से दंत शंकु। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो एशन है, ठीक है, एशनी और एशन अनुलोमन और सूची सीवन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या इन्होंने 8 प्रकार के शस्त्र कर्मों के बारे में बताया हुआ है। जो हमने बोला था कि कितने कर्म होते हैं, 8 होते हैं। आप याद रखना कि जो यंत्र के कर्म होते हैं वो कितने होते हैं, 24 होते हैं, लेकिन शस्त्र के कर्म कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में इन्होंने यही बताया हुआ है कि कौन सा फिर कैसे पकड़ना चाहिए, कौन से यंत्र को कैसे पकड़ना चाहिए, उसके बारे में बोला हुआ है। हिंदी में देखो तो क्या लिखा हुआ, अब इन यंत्रों को कर्म करते समय हाथ में धारण की, पकड़ने की या धारण करने की विधि। तो सबसे पहले क्या आता है, वृद्धि पत्र। ठीक है ना, जो वृद्धि पत्र शस्त्र को, ठीक है ना, अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या बोला हुआ है श्लोक में, तत्र वृद्धि पत्रम वृंत फल सधारने भागे। तो उन्होंने बोला है कहाँ से पकड़ना चाहिए, वृंत से या फिर फल के। ठीक है ना, फल के संयोग से उसको क्या है पकड़ना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि वृद्धि पत्र और मंडलाग्र शस्त्र को कुछ तान किए हुए हाथ से पकड़कर लेखन कर्म के लिए
लेखन कर्म में अनेक बार उसका उच्चारण करना चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि इस तरह हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऐसे पकड़ के लेखन कर्म का शुरू कर देना चाहिए। आगे क्या बोला है श्लोक में देखो, वृंत आगरे विश्रावणी। तो अगर आपको क्या है विश्रावण कर्म करना है तो शस्त्र को वृंत के अग्रभाग से क्या है पकड़ना चाहिए, ठीक है। विशेषता उन्होंने बोला है बालक, वृद्ध, कोमल अंग, डरपोक, स्त्रियों के तथा राजाओं, ठीक है ना, स्त्रियों के तथा राजाओं और राजपुत्रों में विश्रावण कर्म त्रिकूर्च शस्त्र से करें। देखो इन्होंने बोला है कि अगर स्त्रियां हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बालकों में किस यंत्र से करना चाहिए, या कोमल अंग है उसको किस यंत्र से शस्त्र कर्म करना चाहिए, तो उन्होंने बोला है त्रिकूर्चक, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने क्या है नेक्स्ट एक बार पढ़ लेना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो वही था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आपका श्लोक नंबर 7। उसमें बोला हुआ है साइज बताए हुए हैं कि क्या है, तो उन्होंने बोला है उसमें नख, शस्त्र और एशनी, ठीक है ना, नख, शस्त्र और एशनी 8-8 उंगल के होते हैं। सूचिकाओं की व्याख्या आगे की जाएगी, ठीक है। उसके बाद मुद्रिका, शस्त्र प्रदेशनी तर्जनी उंगली के अग्र पर्व के बराबर होती है, ये आपको सब याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद शरीर मुखी, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना आटी मुखी, शरीर मुखी। शस्त्र जो है वो कितना आ जाता है 10 अंगुल प्रमाण की होती है, ठीक है, 10 अंगुल प्रमाण की होती है। उसे क्या है कैंची कहते हैं, ठीक है। शरीर मुखी मतलब वो जो कैंची हमारी होती है उसी को इन्होंने शरीर मुखी मोकल बोला है, ठीक है। और शेष जितने भी सारे क्या है अस्त्र हैं, मतलब जो शस्त्र हैं वो कितने हैं 6 उंगल के प्रमाण के बोले हैं, ठीक है। सब 6 हैं, जो अलग से थे उसके बारे में इन्होंने बोल दिया है। नख शस्त्र 8-8 उंगल का होता है, ठीक है। उसके बाद मुद्रिका जो शस्त्र है वो उसका उन्होंने बोल दिया कि पर्व के अग्रभाग, ठीक है ना, तर्जनी उंगली के। शरीर मुखी उन्होंने 10 अंगुल की बता दी है और बाकी उन्होंने 6-6 उंगल में बता दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है शस्त्र के गुण बताए हुए हैं कि कौन कौन सी उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप शस्त्र लेते हैं तो उसमें क्या बोला है त आनी सुग्रहयानी, तो सुग्रहयानी तो हमें पता ही है कि उसको ग्रहण अच्छे से मतलब पकड़ा जा सके। सुलोहानी, सुधारणानी, ठीक है, सुरूपानी, सुसंहितानी, मुख आग्रह, ठीक है ना। उसके बाद करालानी, वर्ड इन्होंने करालानी जो वर्ड है उसको ध्यान में रखना। देखो सुग्रह मतलब कि अच्छे से पकड़ना है, सुलोहानी मतलब अच्छी धातुओं से बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुधारनानी, उसको अच्छी प्रकार से क्या है धार उसकी अच्छी होनी चाहिए, एकदम तेज होनी चाहिए। सुरूपानी देखने में भी अच्छा होना चाहिए। सुसंहितानी मतलब कि ना तो वो ज़्यादा बड़ा छोटा ऐसे, मतलब प्रॉपर एकदम जो साइज़ का हो उतना ही होना चाहिए। उसे करालानी, करालानी का मतलब होता है कि वो क्या है कि खुरदुरा टाइप का, या उसमें दंत वगैरह ना हो, एकदम शार्प हो ब्लेड उसके, ठीक है, ये है। बगल में क्या है वो बताया हुआ है आपको कि गल रुधा, याद करने के लिए ग से क्या आ जाएगा ग्रहयानी, ल से क्या आ जाएगा लोहानी, ठीक है, र से क्या आ जाएगा रूपानी, समझ रहे हो बात को। तो इसको क्या आप ऐसे, और ध से क्या आ जाएगा सुधा, ठीक है। आपको 2 अलग से याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से, सुसंहितानी और कौन सा आ जाएगा एक साथ में करालानी, ठीक है। इसके बाद बोला है कि कौन कौन से जो है वो दोष बताए गए हैं, तो उन्होंने बोला है वक्र मतलब टेढ़ा होना, कुंठित मतलब थोड़ा कटा ऐसे सही ना होना, ठीक है ना, टूटा होना साइड से, खंडित वही टूटा होना। उस अगर खर धारम मतलब उसकी जो धार है वो कैसी होनी चाहिए, खुरदुरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो वैसा हो। अति स्थूल बहुत मोटा हो। अति तुच्छ मतलब बहुत लंबा टाइप, अति तुच्छ बहुत ही छोटा या बेकार ऐसे करके, ठीक है। उसे अति दीर्घ बहुत लंबा, अति ह्रस्व बहुत छोटा, ऐसे करके उन्होंने क्या है बताए हुए हैं, ठीक है ना। शस्त्र के 8 प्रकार के दोष बताए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है इनके भेदन करने के लिए शस्त्रों की धार, ठीक है ना। अभी धार, शस्त्र धार के बारे में बताएंगे कैसे दिखती है या कितने किसके समान होती है। तो उन्होंने बोला है कि भेदन कर्म करने के लिए जो धार है वो किसकी है, मसूर, ठीक है ना। आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो भेल था वो कहाँ गया था, मसूरी गया था, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, भ से भेल आ जाएगा और म से मसूरी आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी क्या है मासूरी है ना, तो ये मसूरी हो जाएगा, ठीक है। लेखन कर्म करने के लिए इन्होंने क्या बोला है, अर्ध मसूरी, ठीक है। और जो क्या है कोई भी आप याद कर लो कि ठीक है उसने वहाँ पे लेख लिखा, लेकिन वो क्या है पूरा नहीं लिखा, आधा लिखा, ठीक है।
तो लेखन कर्म के लिए क्या आ जाएगा, अर्ध मसूरी आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, वेधन और विश्रावण कर्म के लिए कैसी धारा होनी चाहिए, कैशी की। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ना, छेदन कर्म खेलने के लिए शस्त्रों की जो धारा है वो कैसी होनी चाहिए, अर्धकेशी की। पहले मसूरी था, अर्ध मसूरी हो गया, केशी की, अर्धकेशी की। ठीक है ना, बस आपको याद होना चाहिए कि कौन से कर्म में कौन सा धार होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, बारिश और दंत मुख के दोनों अग्रभाग को मुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है ना, अब क्या है, हमने क्या पढ़ा था, जो बारिश और दंत शंकु है ना, बड़े दांत, वो किसके लिए होता है, आहारण कर्म करने के लिए। तो उन्होंने बोल दिया कि दोनों के जो अग्रभाग है वो क्या है, मुड़े होने चाहिए, ताकि वो उसको अच्छे से पकड़ सके। ठीक है, उसके बाद तीखे कांटे के समान, उन्होंने बोला तीक्ष्ण कंटक। ठीक है, तीखे कांटे के समान मुख वाली, यव के नवीन उत्पन्न पत्र के समान मुख वाली, यव पत्र मुख एशिनी। ठीक है, उसके बाद गंडुपदकारी मुखी, केंचुओं के समान आकार मुख वाली 3 प्रकार की एशनी बताई हुई है। समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अगर हम क्या है, शस्त्र, अभी शस्त्र को यूज़ करते रहेंगे तो उसकी धार भी तो तेज करनी है। उसकी धार को तेज बनाए रखने के लिए इन्होंने पाइना यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पाइना कितने प्रकार की बोली है, तो 3 प्रकार की बोली, तेषाम पाइना त्रिविधा शार उदक तेलेशु। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, या तो तेल में, क्षार में या जल में। ठीक है, इसमें क्या है, डुबोना चाहिए। मतलब होता क्या है, पहले जैसे हम लोग क्या करेंगे, वो जो शस्त्र रहेंगे उसको अच्छे से गर्म करेंगे, तपाएंगे, उसके बाद कोई ना कोई हम द्रव्य में उसको क्या है, डुबो देंगे। या तो क्षार वाले पानी में डुबो सकते हैं, जल में सिंपल डुबो सकते हैं, या तेल में डुबो सकते हैं। अब आगे जाके उन्होंने बोला कि क्षार में कब डुबोना चाहिए, पानी में कब डुबोना चाहिए, या मतलब आपको कौन कौन सा क्या है, कैसी धार चाहिए, कौन कौन से कर्म के लिए आपको कैसी कैसी धार बनानी चाहिए, मतलब किसकी हेल्प से। तो देखो इन्होंने बोला है कि क्षार पायन। ठीक है ना, क्षार पायन के लिए इन्होंने क्या बोला है, कौन से के लिए बोला है, शर शल्य अस्थि छेदनेशु। ठीक है, शर मतलब होता है बाण के शल्य को निकालने के लिए इन्होंने क्या बोला है, बाण के शल्य, और अस्थि छेदन के लिए इन्होंने क्या है, क्षार के पाइने के साथ क्या है, उनको जो शस्त्र है उसकी क्या है, धार तेज करनी चाहिए। उदक के लिए उन्होंने क्या बोला है, मांस छेदन भेदन पाटन। ठीक है ना, छेदन भेदन पाटन, मांस के छेदन भेदन पाटन कर्म के लिए क्या है, पानी में सिंपल आप उसको बुझा सकते हैं। तेल के लिए क्या बोला है, सीरा वेद स्नायु। ठीक है ना, सीरा वेद स्नायु छेदन, ये कर्म करने के लिए क्या है, स्नायु छेदन, मतलब ये कर्म करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें तेल के साथ पाइना करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में इन्होंने बोला है कि अगर शस्त्रों की धार को तेज करने के लिए हमें कैसी शिला होनी चाहिए, तो उन्होंने शिला का वर्णन किया है। ठीक है ना, अभी हम उसको क्या अच्छे से रगड़ेंगे ना उसके ऊपर, स्टोन के ऊपर। तो उन्होंने बोला है उड़द के रंग वाली खुरदरी शिला होती है। ठीक है ना, कौन सा है, उड़द। तो वर्ड ऊपर देखो क्या इन्होंने बोला हुआ है, माश वर्णा। ठीक है ना, माश, उड़द को क्या माश बोलते हैं ना, तो माश वर्णा मतलब उड़द के रंग वाली होनी चाहिए। धारा संस्थापनार्थ। ठीक है ना, और जो वो शस्त्रों की जो धार को क्या है, स्थिर रखने के लिए शाल मल्ली फल। ठीक है ना, शाल मल्ली के वृक्ष के फलक का भी उपयोग किया जाता है। या तो उन्होंने बोल दिया कि आप शिला यूज़ करिए, जिसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, एकदम ब्लैक होगा। ठीक है ना, माश वर्ण बोल दिया, और दूसरा उन्होंने बोल दिया कि आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो शाल मल्ली जो है उसके भी जो क्या है, शाल मल्ली के वृक्ष का जो फलक रहेगा उसको भी क्या है, आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नीचे देखो विमर्श में क्या है, वाग्भट ने शस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए जो शस्त्र कोश है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था शस्त्र कोश, तो उसके लिए क्या बोला हुआ है, इन्होंने 9x12। ठीक है, जो डायमीटर है वो डायमेंशंस जो है वो कितने बताए हैं, 9x12 बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है, जब निशातनी पर घिसा हुआ शस्त्र रोम काटने में समर्थ हो जाए। ठीक है ना, तो उसका चेक कैसे करेंगे कि जो हम लोग क्या है उसकी धार को पक्का कर रहे हैं तो वो अच्छी धार जा रही कि नहीं। तो उन्होंने क्या बोला है, रोम छेदी सुसंस्थितम। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, जो क्या है अच्छे से क्या है रोम काटने के लिए समर्थ हो, सुग्रहितम। ठीक है, तो वो क्या हो जाता, एक तो पहला आ जाता है रोम के लिए रोम छेदी आ गया, दूसरा क्या आ जाता है, शोभा आकृति, मतलब उसकी जो आकृति है। ठीक है ना, सुसंस्थितम बोला है ना, तो इसका मतलब क्या आता है, शोभा आकृति, तो वैसा हो तो उसको क्या है अच्छा मान लेना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट अणुशस्त्रों के बारे में इन्होंने क्या है एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। अणुशस्त्र किस किस को इन्होंने माना है, तो अणुशस्त्र में इन्होंने बोला है त्वकसार मतलब बांस की छाल, स्फटिक, कांच, कुरविंद, जलोका, अग्नि, क्षार, ठीक है, नख, गोजी, ठीक है, ऐसे कर करके इन्होंने क्या है गोजी हो गया, शेफालिका हो गया, शाक पत्र हो गया, ककीर, ऐसे करके इन्होंने क्या है ये अणुशस्त्रों के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला है नीचे अगर आप देखेंगे ये अणुशस्त्र हो गए, जैसे हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था उपयंत्र पढ़ा था, यहाँ पे क्या आ जाएंगे अणुशस्त्र आ जाएंगे। नेक्स्ट में इन्होंने बोला है कि बालकों के लिए और शस्त्र से डरने वाले पुरुषों के लिए जब संयोग वर्ष पास में कोई शस्त्र ना हो तब छेदन भेदन करने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए, त्वकसार आदि मतलब बांस, ठीक है ना। या फिर क्या इन्होंने बोल दिया है आदि का मतलब क्या आ जाता है कि अणुशस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। अभी आदि ला दिया ना, क्योंकि जो श्लोक था पुराना वाला जिसमें अणुशस्त्र को एक्सप्लेन किया गया था वहाँ क्या था त्वकसार स्फटिका से स्टार्ट किया था, तो इसने त्वकसार आदि लिख दिया है। त्वकसार सिर्फ त्वकसार नहीं आदि, ठीक है ना, मतलब और भी बहुत सारे अणुशस्त्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। आहारन, छेदन, भेदन और अन्य शल्य कर्म के लिए क्या है नाखूनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आहारन है, छेदन, भेदन है, तो अगर वहाँ पर क्या है आपको कोई अच्छा वाला नहीं मिल रहा है तो अणुशस्त्र के रूप में आप लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, तो नख यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि नेत्रों के वर्तम में होने वाले रोगों को विश्रावन जो है वो गोजी, शेफालिका और शाक पत्रों से करना चाहिए, ठीक है। मतलब विश्रावन कर्म के लिए इन्होंने क्या है गोजी, शेफालिका और शाक पत्र। लेकिन ऊपर हमने जब विश्रावन कर्म पढ़ा था तो वो आया था ना सूखी आंटी के शरीर से, ठीक है ना। विश्रावन जो हुआ था वो 3 दिन, अंतर विश्रावन 3 दिन तक चला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अगर वो चीज़ ना हो मतलब वो शस्त्र ना हो तो अब इसमें क्या है अणुशस्त्र में आप ये वाले अणुशस्त्र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या है अष्टांग जो संग्रह है उन्होंने चतुर्दश अणुशस्त्रों के अतिरिक्त मतलब अष्टांग जो संग्रह है उन्होंने क्या है 14 अणुशस्त्रों के बारे में तो बताया है, लेकिन उसके अतिरिक्त उन्होंने 2-3 और शस्त्रों के बारे में बताया। सबसे पहला आता है सूर्यकांत। जब आप लोग ये पढ़ते हैं रसशास्त्र उसमें आता ना चंद्रकांत, सूर्यकांत, तो वही है कन्वर्जिंग ग्लास होता है सूर्यकांत, वो आ गया। उसके बाद त्वक दाह के लिए, ठीक है, इसके लिए क्या है त्वक दाह के लिए। समुद्र फेन ये सुधा वर्ग में आता है, समुद्र फेन रसशास्त्र में ही, तो ये लेखन कर्म करने के लिए। और सूक्ष्म और शुष्क गोमय ये कितना होते हैं, ये 3 मिला के क्या अणुशस्त्र और अधिक वर्णित किए गए, ठीक है ना। मतलब अष्टांग जो संग्रह है उन्होंने 14 अणुशस्त्र तो बताए हैं, लेकिन उसके अलावा क्या है इन्होंने इसके बारे में भी जो 3 हैं वो भी बताए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लास्ट में इन्होंने बोला कि बुद्धिमान वैद्य को इन शस्त्रों को शुद्ध, ठीक है, इन्होंने सब कुछ यही बोला कि सब अच्छे से होने चाहिए और किससे बनवाना चाहिए। तो इन्होंने वर्ड लास्ट में याद करना, लास्ट में लिखा ना कमारम कर्म कोविदम, ठीक है, तो किससे बनना चाहिए लुहार से बनवाएं, ठीक है ना। कुमार किसके लिए होता है, लुहार के लिए वर्ड यूज हुआ है। जो लास्ट वाला श्लोक है, श्लोक नंबर क्या है ये 20, तो इसमें क्या है ये रेफरेंस पर्पस के लिए है। इसमें ये बोला कि शस्त्र, अणुशस्त्र, यंत्र, अनुयंत्र आदि के प्रयोग को भली जानने के लिए वैद्य को सदा शस्त्र कर्म में या रोगी को ठीक करने की सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए हमेशा शस्त्र ग्रहण करने के में परिचय रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक। अभी हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।